और एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए रनवे पर आगे बढ़ने लगा। पायलट ने इंजन के पावर को मैक्सिमम कर दिया। दोनों इंजन अब प्लेन को जल्द ही टेक ऑफ स्पीड के बराबर ले आया, लेकिन पायलट ने नोटिस किया कि इंजन का पावर लगातार कम होता जा रहा है। इसके बाद आगे जो कुछ भी हुआ उसने पूरे एविएशन को शॉक कर दिया। आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ, आइए समझते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 12 जून 2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद इंडिया। ये एक सिंगल रनवे का एयरपोर्ट है। इसके रनवे की लंबाई 3505 मीटर यानी कि 11,499 फीट लंबा है। दोपहर के करीब 1:30 बोइंग 787 का एक विमान गेट नंबर 43 से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसे एयर इंडिया ऑपरेट कर रही थी। प्लेन में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि कुल 242 लोग इस प्लेन में धीरे धीरे सवार हो गए। प्लेन को कैप्टन सुमित सब्रवाल उड़ाने वाले थे। इनकी उम्र 55 साल थी और इनके पास 8,200 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर क्लीव कुंदर थे। इनकी उम्र 32 साल थी और इनके पास 1100 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। बात करें पैसेंजर्स की तो इसमें 169 पैसेंजर्स इंडियन थे, 53 पैसेंजर्स यूके से, 7 पैसेंजर्स पुर्तगाल और 1 कनाडा से थे। इस प्लेन को अहमदाबाद इंडिया से लंदन गेटविक एयरपोर्ट जाना था। ये फ्लाइट काफी लंबी होने वाली थी, इसलिए काफी मात्रा में प्लेन के टैंक में भी फ्यूल भरा गया। पैसेंजर्स की संख्या भी ऑलमोस्ट फुल थी। ठीक उसी समय एक लेडी एयरपोर्ट में ग्राउंड क्रू से बहस कर रही थी। उस लेडी का कहना था कि ट्रैफिक की वजह से एयरपोर्ट पहुंचने में 10-15 मिनट की देरी हो गई। प्लेन अब भी एयरपोर्ट पर खड़ा था, इसलिए वो जिद कर रही थी कि मुझे प्लेन में जाने की इजाजत दे दिया जाए। आखिरकार उन्होंने 60,000 का टिकट जो लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें प्लेन में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। फाइनली करीब 1:30 में एटीसी ने टेक ऑफ परमिशन दे दिया। इस प्लेन को गेट नंबर 43 से कुछ इस तरह से पुशबैक करते हुए पीछे आना था। इसके बाद रनवे 23 से टेक ऑफ कर जाना था। प्लान के हिसाब से प्लेन पुशबैक करते हुए पीछे आ गया, लेकिन यहाँ पर पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लेन को पुशबैक के बाद टैक्सिंग करते हुए रनवे 23 के पास जाना था, जबकि वो सीधे रनवे पर चले गए। ऑलमोस्ट आधे रनवे से प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया। फ्लाइट 171 थ्रेशोल्ड लाइन से करीब 5,199 फीट आगे था। सिर्फ 6,300 फीट रनवे बचा हुआ था। इतने में ही इस प्लेन को टेक ऑफ कर जाना था। कैप्टन ने इंजन के पावर को मैक्सिमम कर दिया। प्लेन तेजी से रनवे पर रन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही पलों के बाद ये प्लेन रनवे को छोड़ हवा में ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे इस प्लेन ने एल्टीट्यूड गेन करना शुरू कर दिया। 400 फीट, 500 फीट, तभी इस प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो गई। ये प्लेन ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन क्यों और कैसे ये किसी को भी नहीं पता था। प्लेन के टेक ऑफ करने के महज 30 सेकंड्स बाद ही ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के छत से टकरा गया। यहीं पर प्लेन का टेल टूटकर अटक गया। प्लेन का बाकी का हिस्सा कुछ और घरों को तोड़ते हुए क्रैश हो गया। अब क्योंकि प्लेन के टैंक में भारी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था, इसलिए क्रैश के तुरंत बाद भीषण आग का गोला आसपास के क्षेत्र में फैल गया। आसमान में काला धुआं दूर से भी देखा जा सकता था। आसपास मौजूद लोगों ने इस पूरे हादसे को अपने कैमरे में भी फिल्माया। उन वीडियोस को देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आग में झुलसे ऐसे तस्वीरों को मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। 300 से भी अधिक फायर फाइटर्स की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। मल्टीपल एम्बुलेंस खड़ी थी। घंटों तक रेस्क्यू का काम जारी रहा। चारों तरफ बस चीख पुकार थी। मैं हमेशा से अपने वीडियोज में एक बात कहता हूँ कि प्लेन क्रैश में लोग नहीं मरते, बल्कि क्रैश के बाद लगने वाली आग लोगों को जला के मार देती है और ऐसे भीषण आग में हर कोई लाचार हो जाता है। अगर कोई यात्रियों को बचाए भी तो कैसे बचाए? जब तक आग नहीं बुझेगी लोगों को बचाया भी तो नहीं जा सकता, और जब तक आग बुझेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स इस हादसे में बच पाए। उन्हें बस थोड़ी बहुत चोटें लगी थी। क्रैश के बाद वो अपने पैरों से चलते हुए बाहर आ गए और ये कोई चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। इस हादसे में 241 लोग मारे गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्राउंड में
50 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि ग्राउंड में मरने वालों की संख्या कितनी है, इसके बारे में पुख्ता तौर से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। ये एयर इंडिया बोइंग 787 का पहला ऐसा हादसा है जिसमें पूरा का पूरा प्लेन तबाह हो गया, यानी कि इस प्लेन को टोटल लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। बात करें ग्राउंड में हुए डैमेज की, तो ये प्लेन रनवे से करीब 1600 मीटर आगे जाकर क्रैश हुआ और इस क्रैश ने इस पूरे एरिया को अपने चपेट में ले लिया। अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो अगर प्लेन थोड़ा पहले क्रैश हो जाता या प्लेन थोड़ा राइट में या फिर लेफ्ट में जाकर क्रैश होता, इवन आगे भी जाकर क्रैश होता, तो तबाही बहुत बड़ी हो सकती थी। मरने वालों की संख्या 1000 तक भी पहुंच सकती थी। इसे चमत्कार कहें या पायलट की सूझबूझ, लेकिन ये प्लेन पॉपुलेटेड एरिया से बचते हुए एक ऐसे लोकेशन पर क्रैश हुआ जहां पर आबादी मिनिमम थी, लेकिन फिर भी कई घरों को इसने तोड़ दिया। जो शख्स इस हादसे में जिंदा बच गए वो सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। उनका कहना था कि जब ये हादसा हुआ तब उनका सीट उखड़कर आग वाले एरिया से दूर चला गया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि अब भी वो अपने सीट बेल्ट से बंधे हुए हैं। उन्होंने तुरंत अपने सीट बेल्ट को खोला और इससे पहले कि आग उन तक पहुंच पाती, वो आग से दूर चले गए और इस तरह से उनकी जान बच गई। उन्होंने ये भी कहा कि क्रैश होने से पहले कैबिन में ग्रीन और व्हाइट लाइट जल रही थी। मे बी उन्होंने एग्जिट डोर के लाइट को देखा होगा। इमरजेंसी केस में ये लाइट्स जलने लगती है ताकि अंधेरे या धुएं में भी तेज चमकती हुई लाइट दिख जाए। ऐसा टकराने के कुछ सेकंड्स पहले हो रहा था। ये साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि टकराने से पहले ही प्लेन में इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया होगा या फिर ठीक से प्लेन में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो पा रही होगी, जिसकी वजह से लाइट जल रही थी, बुझ रही थी। इनके भाई भी उसी प्लेन में सवार थे, पर अफसोस उनकी जान नहीं बच पाई। एक छोटी सी फैमिली अपने 3 बच्चों के साथ लंदन जा रहे थे। इन बच्चों के पिता पहले से ही लंदन में रह रहे थे। जब वो लंदन में पूरी तरह से सेटल हो गए तब उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बीवी और बच्चों को भी लंदन ले आते हैं। ये फ्लाइट उनके लिए पहली फ्लाइट थी। इस फ्लाइट के बाद वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। वहीं प्लेन को उड़ा रहे कैप्टन सुमित सब्रवाल अपने पिता को प्रॉमिस कर चुके थे कि इस फ्लाइट के बाद वो जल्द ही पायलट की जॉब छोड़कर उनके साथ रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। पर इस हादसे ने उन सभी की उम्मीदें तोड़ दिया। ऐसे ही सभी पैसेंजर्स की अपनी अपनी कहानी है। इस हादसे के बाद बहुत सारे वीडियो क्लिप्स इंटरनेट में वायरल होने लगी। उन सारे क्लिप्स को देखकर मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया है। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी आज के इस इन्वेस्टिगेशन वीडियो में। दोस्तों, इस हादसे के 2 घंटे पहले आकाश नाम के एक व्यक्ति इसी प्लेन में सफर कर रहे थे। वो अहमदाबाद आ रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि प्लेन का एसी काम नहीं कर रहा है, न लाइट जल रही थी और न ही स्क्रीन काम कर रहा था। जहां पर हम देख सकते हैं कि ना तो इंफोटेनमेंट सिस्टम काम कर रहा है और न ही एसी। इवन सीट के पीछे जो मैगजीन रखा हुआ है उसकी मदद से पैसेंजर्स हवा लगा रहे हैं। इन्होंने अपने टिकट को भी रिवील किया ताकि लोगों को ये न लगे कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो झूठ है। वहीं दूसरी ओर हादसे के बाद वो लेडी जो प्लेन में चढ़ने के लिए लड़ाई कर रही थी, वो कहती है कि अच्छा हुआ मुझे गार्ड ने प्लेन में चढ़ने नहीं दिया, उन्होंने मेरी जान बचा ली। टाटा ग्रुप ने ये अनाउंसमेंट किया कि इस हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। घटना के अगले ही दिन प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गया, लेकिन प्लेन का एक ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। आपको बता दें कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर प्लेन में हो रहे हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। पायलट ने कब कौन से कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया, ये सब कुछ फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है। इसे हम प्लेन का ब्रेन कह सकते हैं। जब हमारे शरीर को कहीं चोट लगती है या हमारे बॉडी के किसी भाग में दर्द होता है तो हमारे दिमाग को तुरंत पता चल जाता है। प्लेन का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कुछ ऐसा ही काम करता है। प्लेन के किसी भी भाग में अगर प्रॉब्लम हो तो इस बात की संभावना बहुत अधिक होगी कि वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाए। इसलिए अगर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर सही सलामत मिल जाए तो केस वैसे भी 80% सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब एयर इंडिया के केस में मुश्किलें बढ़ चुकी है। आई विश कि सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए। फिलहाल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को रिपेयर करने के लिए हो सकता है इसे यूएस भेज दिया जाए। वहीं बात करें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की, तो ये कॉकपिट में हो रहे सारी ऑडियोज को रिकॉर्ड करता है।
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पूरा ऑडियो सही सलामत एक्सपोर्ट कर लिया गया है। हालांकि अभी तक ये ऑडियो पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फ्लाइट के दौरान पायलट ने किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं किया, बल्कि वो आखिरी वक्त तक प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहे थे और शायद इसलिए ये प्लेन उस लोकेशन पर क्रैश हुआ जहां पर आबादी बहुत कम थी। ADS-B के रडार के डेटा से हमें ये पता चलता है कि प्लेन रनवे के बीचों बीच से टेक ऑफ किया और इसके पास टेक ऑफ करने के लिए करीब 6300 फीट रनवे बचा हुआ था। इस शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ करके जैसे ही ये प्लेन हवा में ऊपर उठा, करीब 625 फीट में जाने के बाद प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो गया, लेकिन अब भी ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। मे बी इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से ये ट्रांसपोंडर बंद हो गया हो। शायद इसीलिए फ्लाइट रडार 24 625 फीट के बाद इस प्लेन को ट्रैक नहीं कर पाया। पर ऐसा क्या हुआ कि इस प्लेन को लिफ्ट मिलना ही बंद हो गया? इसका जवाब हमें प्लेन के ट्रांसपोंडर से ही पता चल जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। अगर प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाए तो ऐसे केस में प्लेन का ट्रांसपोंडर ऑफ हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी मिलता है प्लेन के इंजन से। क्या हो अगर इसके इंजन में प्रॉब्लम हो जाए? दोस्तों, ऐसे केस में प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाएगा। मे बी इसी वजह से प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो गया हो, या फिर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फेलियर भी हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फेलियर में प्लेन नीचे की ओर नहीं गिरेगा। इन वीडियोज में हम देख सकते हैं प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन का इंजन पावर जनरेट ना कर पा रहा हो। इस वीडियो में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कुछ तो यहाँ से निकला हुआ है। मे बी ये रैम एयर टरबाइन है। ये रैम एयर टरबाइन तब ऑटोमेटिकली अपना काम करना शुरू करता है जब प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाए। दोनों इंजन के फेल हो जाने की वजह से प्लेन में इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाता है। मे बी यही वो वक्त रहा होगा जब प्लेन का ट्रांसपोंडर भी बंद हो गया 625 फीट के एल्टीट्यूड पर। जब प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी ठप हो जाता है तब रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हो जाता है और ये पवन चक्की के जैसे घूमते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि पूरे प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। मे बी यही वो वक्त होगा जब उस पैसेंजर ने चमकती हुई लाइट को देखा होगा। हालांकि वीडियो फुटेज में ये क्लियरली नहीं दिख रहा कि रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हुआ है या नहीं। यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस कर सकते हैं और वो है प्लेन का लैंडिंग व्हील। प्लेन का लैंडिंग व्हील आगे की ओर खींचा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, प्लेन के लैंडिंग व्हील को क्लोज करने के लिए हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम तभी काम करेगा जब प्लेन का इंजन प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हो। यहाँ पर हो सकता है पायलट टेक ऑफ के तुरंत बाद लैंडिंग व्हील को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाया और आगे की ओर अटका हुआ ही रह गया। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्लेन के टेक ऑफ से पहले ही प्लेन में गड़बड़ी शुरू हो गई होगी। मे बी इंजन फेलियर की वजह से। ADC ने रिपोर्ट किया कि क्रैश होने से पहले पायलट ने मेडे कॉल किया। मेडे कॉल तब किया जाता है जब प्लेन में ऐसा कोई खतरा आ जाए जिससे प्लेन क्रैश हो जाए। मे बी जब पायलट ने मेडे कॉल किया तब प्लेन रनवे के आखिरी छोर के आसपास ही रहा होगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर पायलट को रनवे पर ही पता चल गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है तो उन्होंने फ्लाइट को कंटिन्यू क्यों रखा? क्यों उन्होंने ब्रेक लगाकर प्लेन को नहीं रोका? इसका सिंपल सा जवाब है, प्लेन की स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे रोक पाना इम्पॉसिबल था। प्लेन जब शुरुआत में रनवे पर रन करता है तो वो V1 स्पीड से आगे की ओर बढ़ता है। V1 स्पीड में ब्रेक लगाकर प्लेन को रोका जा सकता है। यही वो आखिरी वक्त होता है जब पायलट ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन को रोकना है या टेक ऑफ कराना है। इस स्पीड को पार कर देने के बाद प्लेन VR स्पीड में पहुंच जाता है। VR स्पीड में प्लेन का नोज धीरे धीरे रनवे से ऊपर की ओर उठने लगता है। लेकिन जब ये प्लेन VR स्पीड को भी पार कर देता है तो प्लेन V2 स्पीड की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये वो स्पीड होता है जब प्लेन को रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ब्रेक लगाने के लिए प्लेन का पहिया रनवे से टच होना चाहिए, तभी तो ब्रेक अप्लाई होगा। अगर प्लेन हवा में चला जाए तो ब्रेक लगेगा कैसे? अगर प्लेन के VR और V2 स्पीड के बीच प्लेन का एक भी इंजन डेड हो गया तो समझो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इंजन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाएगा कि प्लेन V2 स्पीड पर पहुंच सके। V2 स्पीड प्लेन की वो स्पीड होती है जब एक इंजन से भी प्लेन फ्लाई कर सकता है।
वहां तक पहुंचने से पहले अगर इंजन डेड हो जाए तो ना तो पायलट ब्रेक लगा पाएगा और ना ही वो प्लेन उड़ा पाएंगे। प्लेन का क्रैश होना निश्चित है। मुझे तो पर्सनली ये लगता है दोस्तों कि जब प्लेन VR स्पीड में रनवे को छोड़कर ऊपर की ओर उड़ रहा होगा तभी प्लेन के एक या दोनों इंजन में खराबी हो गई। यही वो वक्त रहा होगा जब पायलट ब्रेक भी नहीं लगा सकते थे। प्लेन हवा में 625 फीट के एल्टीट्यूड पर तो पहुंच गया, पर अफसोस आने वाले 10 सेकंड्स के अंदर ही प्लेन क्रैश होने वाला था। यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि प्लेन के क्रैश होने से पहले प्लेन का नोज थोड़ा ऊपर की ओर उठ रहा है। मे भी यहाँ पर पायलट आखिरी कोशिश कर रहे थे। कोशिश ये कि प्लेन को किसी तरह से और आगे ले जाया जाए ताकि प्लेन को घनी आबादी वाले क्षेत्र से थोड़ा दूर ले जाया जाए। इस हादसे में अभी तक पायलट एरर की कोई भी संभावना नजर नहीं आई है। हालांकि ADS-B डेटा ये कहती है कि प्लेन रनवे के लगभग बीचों बीच से टेक ऑफ किया। अब ये ADS-B का डेटा सही है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस हादसे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, साथ ही एयर इंडिया पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या वाकई में एयर इंडिया में उड़ान भरना सेफ है। इस हादसे के बाद एयर इंडिया के दूसरे प्लेन्स में कई सारे इमरजेंसी रिपोर्ट्स किया गया। हांगकांग से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के फ्लाइट में भी मिड एयर में पायलट ने टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस किया। ये प्लेन भी बोइंग 787 मॉडल का था। इसमें 200 से भी अधिक पैसेंजर सवार थे। पायलट ने फ्लाइट को कंटिन्यू ना करते हुए हांगकांग में ही प्लेन को वापस से लैंड कराने का डिसीजन लिया। ये घटना 16 जून 2025 की है। इसके अलावा पिछले साल 14 मई 2024 को एयर इंडिया के 2 सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट PM मोदी को एक चिट्ठी लिखा कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो शायद एयरलाइन कंपनी को अच्छा नहीं लगा और उसने स्टेटमेंट चेंज करने को कहा, लेकिन दोनों फ्लाइट अटेंडेंट ने ऐसा नहीं किया। दरअसल पिछले साल बोइंग 787 के डोर में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ड्रीम लाइनर प्लेन के डोर में था। जब उन्होंने डोर को मैनुअल मोड में ओपन किया तो स्लाइडिंग राफ्ट डिप्लॉय हो गया, जबकि ये राफ्ट तभी डिप्लॉय होना चाहिए जब इसे आर्म मोड या ऑटोमेटिक मोड में ओपन किया जाए, लेकिन ये मैनुअल मोड में भी डिप्लॉय हो गया। शायद एयर इंडिया को यह स्टेटमेंट सही नहीं लगा और उन्होंने दोनों फ्लाइट अटेंडेंट को कहा कि अपना स्टेटमेंट चेंज कर लो। ऐसा ना करने पर उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, ऐसा उन दोनों फ्लाइट अटेंडेंट का कहना है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया हादसे के 8 दिन बाद। इसके अलावा हादसे के 10 दिन बाद एयर इंडिया ने पोस्ट करते हुए कहा कि हम अपने बहुत सारे प्लेन्स को सस्पेंड कर रहे हैं। उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये सेफ्टी इश्यूज हादसे के बाद ही क्यों हो रही है। कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि पायलट्स छोटे मोटे सेफ्टी इश्यूज को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इस हादसे के बाद सबकी आंखें खुल गई। आखिरकार मौत का डर किसे नहीं होता। हादसे के सिर्फ 2 दिन बाद एक पायलट को पैनिक अटैक आया। वो इतना डर गए कि उन्होंने प्लेन को ही उड़ाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरे पायलट ने फ्लाइट को कंप्लीट किया। हालांकि ये ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है। एयर इंडिया के एक पायलट ने कहा कि जिस दिन एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसी दिन हमें प्लेन उड़ाना था। वो काफी स्ट्रेस से गुजर रहे थे। हर वक्त फैमिलीज की कॉल आ रही थी कि हम जिंदा हैं या नहीं। इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मन में ये सवाल आता है कि आखिर एयर इंडिया में फ्लाई करना सेफ है या नहीं। आखिर क्यों इतने सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स एयरलाइन कंपनीज को फेस करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा एयर इंडिया फ्लाइट 171 के इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की टीम एक दूसरे हादसे की जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स टाइटन एयरलाइन A321 की छानबीन कर रहे हैं। इसका इंजन स्टॉल में चला गया था फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से। फ्यूल कंटेमिनेशन को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल टैंक मौजूद होता है और उसी के नीचे इंजन इंस्टॉल्ड होता है। ये दोनों ही फ्यूल टैंक्स अपने अपने साइड के इंजन में फ्यूल सप्लाई करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्यूल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स या पानी की भी मात्रा फ्यूल में होती है। ये सारे पार्टिकल्स इंजन में ना चला जाए, इसके लिए इंजन में
एक फिल्टर भी लगा होता है। समय के साथ साथ इन फिल्टर्स को चेंज करना पड़ता है, नहीं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा होकर पूरे फिल्टर को ही ब्लॉक कर सकता है। ऐसे में होगा ये कि पर्याप्त मात्रा में फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंच पाएगा, और सही से अगर फ्यूल ना पहुंच पाए तो इंजन भी पर्याप्त मात्रा में पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट के अनुसार प्लेन का जो राइट इंजन था उसे मार्च 2025 में ही चेंज किया गया था, और जो लेफ्ट इंजन था उसे दिसंबर 2025 में सर्विसिंग किया जाना था। लास्ट टाइम इन दोनों इंजन का सर्विसिंग साल 2023 में किया गया था। दोनों इंजन का हिस्ट्री क्लीन है, लेकिन फिर भी अगर फ्यूल कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मे भी इसे मेंटेनेंस फेलियर ही कहा जाएगा। अगर हम टेक ऑफ के डिस्टेंस को भी देखें तो प्लेन रनवे के लगभग आखिरी में जाकर टेक ऑफ किया। इट मीन्स अगर फ्यूल कंटेमिनेशन हुई थी तो मे बी ये रनवे पर ही हो गया होगा। अब क्योंकि प्लेन का स्पीड VR स्पीड को क्रॉस कर गया होगा, मे बी इसी वजह से प्लेन को रोक पाना इम्पॉसिबल हो गया होगा। हालांकि इस पर भी कई सारे सवाल ऐसे हैं जो काफी कंफ्यूज कर देने वाला है, जैसे कि रैम एयर टरबाइन का डिप्लॉय हो जाना। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों इंजन फेल हो जाए, और फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से अगर इंजन फेल होता तो एक ही इंजन फेल होता, क्योंकि दूसरा इंजन तो मार्च में ही इंस्टॉल किया गया था, उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अगर एक इंजन फेल था, दूसरा इंजन रनिंग कंडीशन में था, तो रैम एयर टरबाइन को डिप्लॉय नहीं होना चाहिए था। बात करें टाइटन एयरवेज की तो ये हादसा 26 फरवरी 2020 को हुआ था। दरअसल उस दिन हुआ ये कि टाइटन एयरवेज मॉडल एयरबस A321 गेटविक एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, और टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन स्टॉल में चला गया, यानी कि इंजन पावर जनरेट नहीं कर पाने लगा और प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तब तक प्लेन की स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। प्लेन हवा में काफी ऊपर उठ चुका था, और करीब 11 मिनटों के बाद ये प्लेन लैंड कर गया। किसी की भी जान नहीं गई। ये हादसा ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हुआ, बस फर्क इतना था कि एयर इंडिया का इंजन जल्दी पावर लॉस कर दिया और ये क्रैश हो गया, जबकि टाइटन एयरवेज के इंजन ने देरी से इंजन लॉस किया, जिससे उस प्लेन को इतनी लिफ्ट मिल चुकी थी कि वो हवा में बने रह सके। अब देखना ये है कि क्या वाकई में एयर इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था या नहीं। कुछ ही दिनों में इनिशियल रिपोर्ट भी आने वाला है, तो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की टीम को अभी तक क्या क्या पता चला है। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।